हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द कंसल कोचिंग क्लासेस। यू फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। तो बेटा, कल तक हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो हम पढ़ चुके थे डाइपोल्स के टॉपिक, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका वो लिंक है फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक हमारे पास रह जाता है, वो था बेटा स्फेरिकल शेल के लिए आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। और मैंने आपको बताया था पोटेंशियल जो होता है वो भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ही है लगभग, ठीक है। इसके बीच में रिलेशन भी मैं आपको बताऊंगा एक टाइम के बाद, अभी ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं हम। टॉपिक हमारा जो रहेगा वो पोटेंशियल निकालेंगे हम किसके लिए, एक स्फेरिकल शेल के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल आपसे क्वेश्चन में आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना। 3 नंबर का या तो इससे बेटा क्वेश्चन बनेगा या 4 नंबर का, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो सबसे पहले तो एक स्फेरिकल शेल बना लेते हैं हम। मान लो ये एक स्फेरिकल शेल मैंने मान लिया और यहाँ से कोई पॉइंट P है जिसके लिए मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले पोटेंशियल निकालना है एक स्फेरिकल शेल की वजह से, और इसकी जो रेडियस है वो r है। तो सबसे पहले बाहर किसी पॉइंट P पे रखा है, तो मान लो r डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है कि r इज ग्रेटर देन r, ठीक है। और बेटा एक बात बताओ, किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है, ये आप निकाल चुके हैं पॉइंट के लिए, मेरी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू होती है सर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना r। याद रखना स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर किस में आता था, e में आता था, ठीक है ना। तो यही क्या मैं इसी पॉइंट को ही यहाँ पे p के लिए मान सकता हूँ? अरे बिल्कुल मान सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि मान लेंगे हम, ये लेट कर लेंगे हम, साइड में क्या लिख देंगे, साइड में हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि लेट द चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल इक्वल्स टू q, ठीक है ना। तो इस पे टोटल चार्ज q आ गया और डिस्टेंस बेटा r है ही, सेंटर से हम लोग किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है इसमें कि बताओ कि अगर ये P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है इसको मैं यहीं पे ले आऊँ, मान लो ये P पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, तब क्या होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r। इस डेरिवेशन को देख के कुछ याद भी आ रहा होगा आपको, है ना। क्या याद आ रहा है कि सर ऐसा डेरिवेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं। तो बेटा बिल्कुल कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में हो जाएगा सर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R की जगह क्या रख दूंगा यहाँ पे मैं, सॉरी स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड केस क्या पूछ सकता है आपसे, थर्ड केस आपसे पूछता है क्या कि अगर ये P पॉइंट क्या हो जाए, इनसाइड आ जाए, मान लो यहाँ पे कहीं पे P पॉइंट आ गया, तब क्या होगा। तो बेटा याद करो, इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू क्या आया था, E इज इक्वल टू तो 0 हो गया था, है ना। E इज इक्वल टू क्या हो गया था, 0 हो गया था। बट यहाँ पर V डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया था, पहले तो ये बात आती है सर होगा क्या फिर। तो बेटा जो आपकी शेल के ऊपर था क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R, वही यहाँ पे भी होगा। क्या होगा, वही जो का तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। जहाँ पर भी, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है वहाँ पर V क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, कहाँ से आया, ये सारी बातें बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है ना। चलिए तो फिर इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें टॉपिक आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर है वो बेटा कुछ इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। याद रखना बेटा एक चीज़ कि इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा दोबारा से क्या होता है, ठीक है ना। इसकी आप लोग टेंशन मत लो, बस अभी के लिए लर्न कर लेना कि यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 होता है तो V कांस्टेंट हो जाएगा। आगे मैं इसका प्रूफ देने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप मान लो एक ग्राफ आपके पास है, यहाँ पे मैं R लेने वाला हूँ, R इज द डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं V पोटेंशियल लेने वाला हूँ। तो आपसे ग्राफ बनवाता है इसका स्फेरिकल शेल का, याद करो इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी बनाया था हमने, है ना। तो ग्राफ की अगर बात करें हम
तो सबसे पहले अगर मान लो सेंटर के लिए पूछे तो सेंटर का मतलब क्या होगा, सेंटर का मतलब होगा सर फर्स्ट केस में मान लेता हूँ सेंटर के लिए आपसे पूछेगा तो यानी कि r इज इक्वल टू क्या हो गया 0, अरे 0 हो गया ना सेंटर पे, तो यानी कि सेंटर पे 0 हो गया तो अगर r 0 होगा तो v भी क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, r अगर 0 होगा तो v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये याद रखना है वाली बात, क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 कितना q/r, r की वैल्यू को मैं 0 कर रहा हूँ तो v क्या हो जाना है, इनफाइनाइट होना चाहिए, नॉट डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस होगा r इज इक्वल टू r का, तो r इज इक्वल टू r का केस होगा तो मैंने मान लिया कि मान लो r इतना है, रेडियस जो है इतनी है, तो अगर रेडियस इतनी है तो यानी कि यहाँ से एक सर्किल बनाया जा सकता है कि नहीं, एक सर्किल बनाया जा सकता है, तो ये भी r ही है ना, अरे ये r है तो ये भी तो r ही होगी ना, ठीक है। और मान लो इसके लिए जो v की वैल्यू आपकी है, इसके लिए v की वैल्यू मैंने मान ली कि इतनी होगी, इतनी, ठीक है ना, तो पॉइंट r मेरा ये रहा और v ये रहा, तो लाइन खींच दो बस यहाँ पे एक, है ना, याद करो बिल्कुल सेम ग्राफ डिक्टो ऐसा ही हमारा बन चुका था, ठीक है ना, सीधी बेटा मेरे से खींच नहीं पा रही है, सीधी लाइन है ये, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। ये v हो गया किस केस के लिए, ये हो गया हमारा केस जब सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड केस क्या आता है, थर्ड केस ये आता है कि r जो होता है वो लेस देन हो जाता है कैपिटल R के, अगर लेस देन हो गया तो आप खुद सोचो r की वैल्यू को मैं क्या करता जा रहा हूँ, डिक्रीज करता जा रहा हूँ, ठीक है ना, r की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और v क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाएगा, है ना। लेकिन एक छोटी सी बात सोचो आप, r की वैल्यू अगर बढ़ती चली जाएगी तो v भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे ऊपर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, नीचे का ग्राफ ड्रॉ कर दो, कैसे होगा, v घटता चला जाएगा, r बढ़ता चला जाएगा, v घटता चला जाएगा, r बढ़ता चला जाएगा, v घटता चला जाएगा, r घटता चला जाएगा। तो ये जो लाइन बन के आ गई हमारे सामने, ये जो लाइन बन के आ गई, कौन सी लाइन बन के आ गई हमारे सामने, आपको मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसमें, ये वाली, ये जो लाइन बन के आई, देख पा रहे हैं, ये जो ब्लैक कर रहा हूँ मैं, ये है ना, जो ब्लू से हो रही है डार्क ब्लू, ये वाली जो ग्राफ बन के आई, ये हमारा फाइनल ग्राफ होगा, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ से, डन। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, कभी फिर बाद में आप लोग मुझे बोलो, ठीक है ना, तो ये आप लोग ग्राफ बना लेंगे, तीनों कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नोट हैं बेटा जो आपको पोटेंशियल के पता होने चाहिए, उसके बाद हम जस्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा नोट नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरीके से है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज क्यू एट्स इन ओन लोकेशन, अपनी लोकेशन पे इज नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट। मतलब क्या है कहने का कि एक चार्ज क्यू मान लो ये रखा है, ठीक है, इसके चारों तरफ मैं अगर पोटेंशियल की बात करूंगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल डिफाइन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपने ही पॉइंट के लिए v की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट जिसको हम कह सकते हैं। क्यों, ये बेटा पहले ही मैं आपको रीजन बता चुका हूँ, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, अपने एक्सिस पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी, समझ गए ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है, पेपर में आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ एट विच पॉइंट द पोटेंशियल विल बी इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन। तो आपको याद रखना है अपने ही पॉइंट पे, अपने ही लोकेशन पे जो होगा वो जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी या फिर नॉट डिफाइन होगी, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लेना बेटा, ठीक है, पेपर में आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा ये कि रेफरेंस पॉइंट फॉर पोटेंशियल इज ऑलवेज अज्यूम्ड फ्रॉम इन्फिनिटी। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है पहले तो ये समझ लो, जैसे कि आपको याद हो मैंने परसों आपको बताया था कि आपको इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करते हैं कि स्मॉल पार्ट के लिए निकालते हैं, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, ठीक है ना। तो बेटा रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं कि जहाँ से आप देखना चाहते हैं, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है ए, आप इसको एज्यूम करते हैं हमेशा इन्फिनिटी से, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा अगर इसको इन्फिनिटी से एज्यूम ना करें तो हम पोटेंशियल नहीं निकालते, फिर हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू, याद हो WAB अपॉन क्या था, Q नोट, याद है ना। तो ये काम ना करना पड़े आप लोगों को, इसलिए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम VA को हमेशा क्या करते हैं, इन्फिनिटी से लेट कर लेते हैं।
क्योंकि अगर इन्फिनिटी से हम इसको लेट करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें दोबारा से इसको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। डन। तो ये भी एक नोट है, इसको याद रख लेना आप लोग। दूसरा कारण क्या है, एक जेन्युइन कारण की अगर बात करें, दूसरा जेन्युइन कारण ये है बेटा, क्योंकि किसी भी चार्ज की जो डेस्टिनी है वो कभी हम डिफाइन नहीं कर सकते। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम डेस्टिनी को डिफाइन करें, ठीक है ना। डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है ना। अरे क्योंकि चार्ज कंजर्वेटिव होता है, ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी में जाने गए थे आप। अगर चार्ज कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होगा, है ना। अरे F12 इज इक्वल टू माइनस का F21 होता है कि नहीं होता है, तो कंजर्वेटिव ही तो है, यानी कि F12 प्लस F21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा, है ना। अरे F12 अब माइनस वाली वैल्यू को इधर लाऊं तो प्लस का F21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर वो वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि चार्ज हमेशा क्या है, कंजर्वेटिव है। तो अगर चार्ज हमेशा कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक चीज होती थी, 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी, कि कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, याद है। तो अगर कोई कंजर्वेटिव चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब आज जो हम वर्क डन करने वाले हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, वो भी क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। याद रखना, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आया है एक बार, कि जो आपका कंजर्वेटिव जो वर्क डन है वो क्या है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है, और अगर कंजर्वेटिव है तो बताओ पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है एक बार, मान लो ये पॉइंट दे दिया हमें कि ये आपका 3-2 है और ये भी आपका 3-2 है, लेकिन आपको पता ही है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए है, और ये आपका डेस्टिनेशन अगर हम यहाँ देखें तो ये भी 3 आ रहा है ना, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। ये भी 3, ये भी 3, तो आपसे पूछता है बताओ इस पॉइंट के लिए वर्क डन कितना होगा, इस पॉइंट के लिए वर्क डन कितना होगा। बच्चे अलग अलग निकालते फिरते हैं, अरे जरूरत क्या है, ये भी डिस्टेंस 3 है, ये भी डिस्टेंस 3 है, और वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जब पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता तो डायरेक्ट आप लिख देंगे कि आंसर इज सेम, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से इनको निकाल लेना, लिख लेना, और रीजन भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या है कि इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कितना 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि एक ऐसी कुछ सिचुएशन है हमारे पास कि 100 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम। 4 कूलम चार्ज को मूव कराया हमने, ठीक है। मान लो यहाँ पे था 4 कूलम चार्ज, ठीक है। इसको मूव कराया कहाँ से, फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट्स, जहाँ पे पोटेंशियल क्या था, V वोल्ट्स था, ठीक है। V वोल्ट्स की तरफ करा दिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V की आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी, है ना। बेटा देखो क्वेश्चन में ना कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट बता देता हूँ दोबारा से। ये क्वेश्चन में एक्चुअली ये है कि 100 जूल ऑफ वर्क डन हैज़ टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस ऑफ V इज इक्वल टू -10 वोल्ट्स टू V वोल्ट्स। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिख लेना आप लोग, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। तो यानी कि क्या है कि -10 वोल्ट से लेकर के V वोल्ट्स तक। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला मिस्टेक हो गई, क्योंकि बेटा कहीं से तो स्टार्ट करेगा, जहाँ से स्टार्ट करेगा कुछ वोल्टेज तो होगी ना उसकी, ठीक है ना। तो फाइंड द V आपको निकालना है। तो बेटा डायग्राम से समझ ही गए होंगे करना क्या है। ये A पॉइंट मान लेता हूँ, ये B पॉइंट मान लेता हूँ, और आपको पता ही है क्या होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। VB की वैल्यू क्या है, V, तो V रख दो, इज इक्वल टू WAB की वैल्यू कितनी है, -10, है ना। तो यहाँ पे माइनस था, सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस और माइनस का 10, यही तो होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WAB की वैल्यू, वर्क डन दिया है क्या, जी बिल्कुल दिया है सर। वर्क डन कितना है, 100 जूल है, रख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी वैल्यू 100 अपॉन Q0 दिया होगा जरूर, ये रहा 25 है, ठीक है ना। तो अपॉन 4 है, 4 पुट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया 25।
अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इधर ये भी वैल्यू जाएगी तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो यानी कि V इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, 15 वोल्ट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को आप छोटी छोटी वैल्यूज़ को आपको समझना पड़ेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें, इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस, द रेडियस इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 15 मीटर एंड द एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 79। पूछा गया डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V आपको निकालना है ना, V तो आपको चाहिए। ओके, एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस, ओके, इफ द रेडियस इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। एक गोल्ड का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको पता ही है क्या होता है। इस न्यूक्लियस की कुछ रेडियस दी हुई है R, है ना। इस न्यूक्लियस के लिए आपको पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करें, कुछ भी नहीं करना है यार, इसकी वैल्यू पता हो Q की कितनी है और यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है। तो ये एक चीज़ देखना, ये पॉइंट चार्ज के लिए हो गया ना, अपने ही सरफेस पे न्यूक्लियस गोल होता है, और अभी तो मैंने इसका डेरिवेशन कराया है। अपने ही सरफेस के लिए V इज इक्वल टू क्या होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या, Q अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब अपनी रेडियस, और अपनी रेडियस तो दी है ना। अब समस्या ये है कि क्यों नहीं दिया, तो Q इज इक्वल टू आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, एक चीज़ होती है Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन, याद है। नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 79, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ चार्ज होता है, आपको पता ही है, तो 79 पुट कर देंगे। E आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, फिक्स होता है। ठीक है, तो माइनस 19 है ये। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं, चलो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू फिक्स है, 9 इंटू कितना, 10 टू द पावर 9, है ना, 10 टू द पावर प्लस का 9 होता है, इंटू Q कितना हो गया, ये रहा, तो 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, है ना, और ये हो गया अपॉन कितना R इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, पुट कर दो, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग इसको घर पे बैठ के सॉल्व करना, कैलकुलेशन है छोटी सी, निकाल के देखना। आंसर जो है इसका आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा आंसर 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट्स। ठीक है बेटा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ आंसर सॉल्व, मैं कर सकता हूँ, 2 मिनट का काम है बेटा, टाइम फिर बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग खुद से करना, आंसर मैंने आपको बता दिया है जो आना है। ठीक है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट्स आएगा आंसर। ठीक है, डन, बहुत आसान है, इसको उतार लो आप लोग, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम इंटू मीटर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए point distance 0.3 meter from the center of the dipole situated A point on the axial line, B point on the equatorial line and C point on the line making an angle of 60 degree with the dipole axis। इससे इजी क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं है, क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत आसान है। आपको क्या दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, P कितना दिया हुआ है सर, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम इंटू मीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V निकालना है, किस सिचुएशन में निकालना है, एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से बेटा डिस्टेंस मैंने आपको बताया था R मानते हैं हमेशा, कितना है 0.3 है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहला एक्सियल पॉइंट के लिए याद करो, एक्सियल पॉइंट के लिए V क्या आया था, V इज इक्वल टू आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। याद है कुछ? बेटा मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर फॉर्मूले भूल जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर कर लिया तो सेकंड में आ रहे हैं तो भूल जाते हैं। बेटा इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उस चैप्टर को चार्ट पेपर पे उसके फॉर्मूले सारे लिखो, और जहाँ पढ़ते हो या जहाँ पे टूथपेस्ट आप करते हो खड़े होके वहाँ पे लगा लो, और जितनी टाइम तक आप पेस्ट करते हैं तब तक आप उसको पढ़ते रहो। खुद को शीशे में घूरने से बेटर है ये काम, है ना। मैं तो ऐसे ही करता था, और देख लो आपके सामने है 96% मार्क्स थे मेरे फिजिक्स में।
तो बेस्ट वे ये रहता है टाइम का यूटिलाइज, ठीक है ना, क्योंकि 12th वाले बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, 3 कोचिंग पढ़ना, स्कूल पढ़ना, घर का भी प्रेशर, होमवर्क, ये वो, तो इसलिए बेटा आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब पेस्ट करते हैं ना सुबह को, मैं तो यही करता था, पेस्ट करते करते पेज पढ़ लेता था, तब तक मेरा लर्न हो जाता। 4-5 दिन में लर्न हो गया, तब तक दूसरा चैप्टर हो गया, फिर उसका लगा लिया, ठीक है ना। तो इससे फॉर्मूले बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इस वाले में, क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है ना, वैल्यू पुट कर दो। 1/4π की वैल्यू अभी आई थी 9 इंटू कितना 10⁻9 है ना, 10⁻9 इंटू पी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻19 होती है, अपॉन आर की वैल्यू स्क्वायर करना है तो 0.3 इंटू 0.3 करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको उठा के सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से एक पॉइंट जाएगा, यहाँ से भी एक पॉइंट जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 3 होता है 9, तो 3 3 9 ये कट गया, ठीक है। अब तो कुछ रहा ही नहीं यार, प्लस का 9 है और ये प्लस का 2, 10⁻11, 10⁻11 में से माइनस के 19 करोगे तो कितना बचेगा 8, तो आंसर आ गया कितना 4 ऐसा कैसा इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट्स, दैट्स इट, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, करने वाला चाहिए, आप लोग आसान से करोगे, तमीज़ से करोगे तो काम हो जाएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओह सॉरी बेटा, ये 10⁻�9 है, मैंने 19 लिख दिया, इसको सही कर लेना, तो अब तो और आसान हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ये 10⁻�9 है, ये कितना है 9 और 2 11 प्लस का, तो यानी कि 2 बचेगा, तो 10⁻2 बच गया, है ना, इसको सही कर लेना, 19 ये 9 है, ठीक है। तो 10 के बाद कितना बच गया 2, और 10 के बाद 2 अगर बच गया तो मैं इसको 100 करके लिख सकता हूँ। 100 करके लिखने का मतलब क्या है 400 वोल्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बेटा पेपर में आते हैं, आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। बी पार्ट देखो जरा, बी पार्ट क्या कह रहा है आपको, बी पार्ट कह रहा है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। याद करो बेटा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी, याद है कुछ? जिसको नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो बेटा आइकन में मैं आपको दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। v = इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 आया था, याद है ना। जब 0 आ गया था तो हमने क्या कहा था कि अब क्या करेंगे कि ओरिजिन से एक एंगल लेंगे जनरल पॉइंट के लिए, तब निकालेंगे। तो जनरल पॉइंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन इक्वेटोरियल का मतलब होता है 90 डिग्री पे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री यानी कि 0 आ गया था, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो समझ ही गए होंगे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है v = कितना था 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r²। कल ही किया था ये डेरिवेशन, याद ही होगा आप लोगों को। तो क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ क्या है सेम है। तो एक काम करो ना, एक तरीका तो है मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करूँ, दूसरा एक और देसी तरीका तो है। देखो इतने की तो वैल्यू आपने अभी निकाली थी, है ना, अरे ये तो रहा, ये यही तो है। इतने की वैल्यू कितनी थी 400, है ना, तो 400 और cos 60 रख दो बस यहाँ पे, है ना, देसी तरीका करने का। तो क्या कर दूँ यहाँ पे 400 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, है ना, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो बस आंसर क्या आ जाएगा आपका 400, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 200 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस बेटा बहुत आसान है, ये करने वाला चाहिए। पहले देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, कॉन्सेप्ट आपको याद हैं, तो बेटा मिनटों सेकंडों का काम होता है क्वेश्चंस को करने का। फिजिक्स के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते जितना लोग हवा बनाते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मिनटों सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट्स, दे कोलीज टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इससे इजी तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बेटा एक चीज बताओ, इसने बोला है मेरे पास 27 छोटी छोटी ड्रॉप थी, 27 है, इनको कोलीज कर दिया, कंबाइन कर दिया और एक बड़ी ड्रॉप बना दी, ठीक है। तो मान लो इनके अंदर पोटेंशियल V रहा होगा, इसके अंदर मान लो पोटेंशियल V डैश हो गया, इन सब के अंदर चार्ज मान लो Q रहा होगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 27 Q, क्योंकि आपको पता ही है चार्ज जो है ऐड होता है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, V डैश की वैल्यू बतानी है। तो V डैश इज टू होगा क्या, V डैश इज टू हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन
कैपिटल आर, यही तो होगा। अब आपके पास कैपिटल आर नहीं है तो कैपिटल आर किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। आपको दिया हुआ है सेम साइज की ड्रॉप का पोटेंशियल, तो कुछ जुगाड़बाजी करते हैं, सेम साइज की ड्रॉप का पोटेंशियल का कुछ इस्तेमाल करके इसमें कैपिटल आर निकालने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे पहले भी। बेटा किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में अगर कन्वर्ट कर दे हैं तो एक चीज़ कभी नहीं बदलती, याद रखना। पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, वॉल्यूम कांट चेंज। आपके पास मान लो 2 गिलास हैं, इस तरह से मैंने 2 गिलास बनाए, ठीक है, इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है, और एक टब है। आप ये पानी इसका भी और इसका भी इस टब में डाल दो, तो बताओ क्या पानी की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। तो हुआ क्या है, इन दोनों ग्लास को मर्ज कर दिया, कोलिजी तो किया है टब के अंदर, तो तब भी क्या हुआ, क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो ही बिगर ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, ड्रॉप्स क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो यानी कि 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल मान लेते हैं इसकी रेडियस है ना, छोटे वाली ड्रॉप की, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ी वाली ड्रॉप क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो 4/3 से आपका 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब आया, क्यूब रूट ले लो, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, अरे 3 3 होती है 27, तो 3 और स्मॉल आर, ठीक है। तो यानी कि कैपिटल आर की जगह तो क्या पुट कर सकता हूँ, 3R पुट कर सकता हूँ। अब Q की वैल्यू समस्या है तो Q को भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे छोटी वाली का पोटेंशियल दिया है तो उसमें Q तो आएगा ही, तो बस समझ ही गए होंगे, जुगाड़ करते हैं। क्या क्या जुगाड़ है, बहुत आसान जुगाड़ है मेरे पास। छोटे वाली का V इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यही होगा, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा। ये Q अगर मैं निकाल लूँ तो ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो यानी कि स्मॉल q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, स्मॉल q इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू, ये इधर चला गया, कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। उठा के इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q का मतलब 27 स्मॉल q है, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 27 सॉरी, स्मॉल q की वैल्यू ये रही, पुट कर दूं तो इंटू v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना, और अपॉन कैपिटल R की वैल्यू अभी निकाली है 3R है ना, तो अपॉन हो गया यहाँ पे 3R। अब तो कुछ करना ही नहीं है, मिनटों सेकंडों का काम रह गया। R से आपका R कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, रखने की ज़रूरत नहीं है ना। और 3 9 जा कितना होता है, 27 होता है, तो बस आंसर आ गया कितना, 9 इंटू 220, ठीक है ना, 9 इंटू 220। तो 9 की 220 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 1980 वोल्ट्स, ठीक है, समझ गए। तो 1980 वोल्ट्स इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, और यही क्या क्वेश्चंस में। तो बेटा क्वेश्चंस बहुत इजी हैं 12th में, आपको इतना ज़्यादा टफनेस की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। पेपर भी लोग कहते हैं टफ आता है, लेकिन कंसेप्ट पकड़ते रहो आप लोग, ठीक है ना। जो अभी मैंने नोट बताए जैसे, वो आपको याद हो तो आप कर जाओगे आसानी से, लेकिन नोट ही याद नहीं है, आप रिवाइज ही नहीं करते हो, तो बेटा फिर वही होगा जो हर साल होता है। बच्चे कहते हैं पेपर टफ है सर, हमसे नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको उतार लेना आप लोग, वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। 2 चार्ज हैं, दोनों 15 सेंटीमीटर का मतलब 15 × 10⁻² मीटर की दूरी पे रखे हैं। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। दूसरे की वैल्यू कितनी है, -2 × 10⁻⁸ कूलम, ओके। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी कर चुके हो और फोर्स में भी कर चुके हो। कौन सा पॉइंट होगा इनकी लाइन जॉइनिंग पे जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, तो मान लेते हैं कहीं पे किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 रही होगी। तो ये अगर 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये पूरा 15 है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूँ तो ये कितना बचेगा, 15 - x,
अब तो याद आ ही गया होगा बेटा। वो सिचुएशन जिस पे पोटेंशियल जीरो हो वो कौन सी सिचुएशन होगी कि सर इधर का पोटेंशियल बराबर हो इधर के पोटेंशियल के, यानी कि टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए V1 + V2 = 0। याद आ रहा है कुछ? इक्वी पोटेंशियल याद है? इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट था इसमें, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है ना। तो इधर का पोटेंशियल बराबर इधर का पोटेंशियल हो, या फिर आप कह सकते हैं कि सर V1 = माइनस का V2, एक ही तो बात है ना। वहां पे हम E1 = E2 लिखते थे, यहाँ पे माइनस लगाना कंपलसरी है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके अपोजिट होना चाहिए। और वैसे भी देखो माइनस अपने आप ही आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस नहीं होगा तो कभी इक्विलिब्रियम का केस बनेगा ही नहीं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक निगेटिव तभी बनेगा। बस कुछ नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग करके देखना, वैल्यूज पुट कर देना, x आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक समस्या आपको ये मिलेगी बेटा, जरूरी थोड़ी ना P पॉइंट अंदर ही हो, है ना। P पॉइंट बाहर भी तो हो सकता है ना। P पॉइंट बाहर भी तो हो सकता है, तो बाहर भी एक पॉइंट P मान लेना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोग ये वाला x मान लेना, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 + x के लिए कैलकुलेट करके देखना, तो उसमें भी एक x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी अगर होती है तो बेटा बाहर पॉइंट जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता ना, कट नहीं सकता ना, वो अट्रैक्शन रिपल्सन जरूर होगा, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, कटेगी नहीं, जीरो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप लोग x निकाल लेना इस पॉइंट के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, उस केस में इसको x मान लेना, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस 15 है, ये x है, तो पहले इसके लिए लोगे x, दूसरे के लिए लोगे 15 + x, तो यहाँ पे कुछ x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखना, इसके लिए x की वैल्यू मैं बता ही देता हूँ, 15 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। और इस वाले केस में x की वैल्यू आएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। करके देखना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ना हो तो बेटा मैं आपको बताया था, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो बेटा इसी तरह से तैयारी करते रहो, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो बेटा सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो चैनल को, और लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि इस लॉकडाउन में आप लोगों की हेल्प होती रहे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।